गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शल्य क्रिया में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन ओटी। ऑपरेशन थिएटर में नर्स का क्या कार्य होता है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। इसके पहले हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी वर्क होता है उसको अपन किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से जो भी वर्क करते हैं उसको हम ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स कहते हैं। उसमें गाउनिंग, ग्लविंग, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत हमने देखा था। तो नेक्स्ट है इसमें शल्य क्रिया में नर्स की भूमिका। ऑपरेशन थिएटर में नर्स के अनेक कार्य होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में नर्स के अनेक कार्य होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख जो कार्य होते हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है पेशेंट की पहचान सुनिश्चित करना। फर्स्ट क्या है, पेशेंट की जो भी पहचान है उसको सुनिश्चित करना। मीन्स जो भी पेशेंट है ये वही जो मतलब जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए आया है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये वही पेशेंट है जिनका ऑपरेशन होना है। इनका क्या ओपीडी नंबर, क्या आईपीडी नंबर जो भी है रजिस्टर्ड में जो लिखा है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस इनकी रिपोर्ट में लिखी गई है, ये वही पेशेंट है या नहीं है। तो पेशेंट की जो पहचान है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करना, पेशेंट की पहचान करना एक महत्वपूर्ण काम है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो पेशेंट बदल सकता है, या फिर पेशेंट की आँख की सर्जरी होने की जगह अगर किसी दूसरे पेशेंट की नाक की होना है तो ये प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सेकंड है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देना। प्री ऑपरेटिव केयर, प्री मतलब पहले, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन, और केयर मतलब जो भी हम उसकी केयर करते हैं। तो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देना मतलब पेशेंट को ऑपरेशन से पहले दी जाने वाली जो भी केयर है उसको हम प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं। हम इसको आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना। जो भी पेशेंट है उसको सर्जरी के लिए तैयार करना। तैयार करने से मतलब है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, यूरिन का आउटपुट चेक करना है, पेशेंट्स को और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो सही है, और उसको किसी भी टाइप का डर तो नहीं है। तो ये सब चीज़ को दूर करना है, हमको पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना है। और सर्जरी के दौरान असिस्ट करना, जब सर्जरी चल रही है पेशेंट की, जब जो भी है ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है या सर्जरी चल रही है तो हमको असिस्ट करना है। असिस्ट करना मतलब हमको पेशेंट के लिए जो भी डॉक्टर जो वर्क कर रहा है उसको अपने को असिस्ट करना है। मीन्स ऑपरेशन करने में सहायता प्रदान करना है, साथ में खड़े रह के जो भी ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण वर्क है वो सर्जरी के पश्चात, जब सर्जरी हो जाती है उसके पश्चात क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। क्लोज ऑब्जर्वेशंस मतलब हमको पेशेंट को बार बार हर आधे आधे घंटे में पेशेंट्स को देखना है कि जहाँ पे भी सर्जरी हुई है, जिस भी पार्ट में हुआ है वहाँ पे ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड तो नहीं बह रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो डाउन नहीं हो रहा है, पेशेंट को सर्दी तो नहीं लग रही है। तो इस टाइप की, या पेशेंट को और भी कोई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उसकी हार्ट रेट सही चल रही है नहीं चल रही है, तो टेम्परेचर देखना है, पल्स देखना है, रेस्पिरेशन उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही है प्रॉपर तरीके से। तो ये सब हमको सर्जरी के बाद जो है ऑब्जर्वेशन पेशेंट का करना है। ये कहलाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हम इसको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने देखा था पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना, पहले प्री ऑपरेटिव केयर देखा था।
असिस्ट करना, ये सर्जरी के दौरान असिस्ट करना पेशेंट को, ये होता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। और सर्जरी के पश्चात जब पेशेंट का ऑब्जर्वेशन या केयर प्रोवाइड करते हैं, इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। हम इसको बारी बारी से आगे और भी अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस सभी अतिरिक्त नर्स सर्जिकल औजार की, इसके अतिरिक्त जो भी है नर्स, जो भी सर्जिकल आइटम्स जो है, जो भी ब्लेड्स हैं, जो भी सीजर्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करते हैं पेशेंट की सर्जरी के लिए, तो जो भी सर्जिकल औजार है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनकी क्लीनिंग करना है, मतलब उनको साफ़ करना है प्रॉपर तरीके से, उनकी पैकिंग करना है, प्रॉपर उनको पैक करके रखना है वापसी रीयूज़ करने के लिए, और स्टेलाइजेशंस भी करना है। स्टेलाइजेशंस करना मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा स्टेलाइजेशंस, तो वो स्टेलाइजेशंस अपने को करना है। तो बारी बारी से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नर्स है उसको क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औजार की धुलाई करना एवं सुरक्षा करना, वॉशिंग एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से साफ़ करना है और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना है कि वो दोबारा यूज़ हो सके। तो इसमें सर्जिकल प्रोसेस को पूरा होने पर डॉक्टर की अनुमति से सभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली से हटाकर वॉश बेसन में डालने चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो डॉक्टर्स जो भी है उनसे हमको पूछ लेना है कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हमको प्रॉपर, मतलब इसको वॉश आउट करना है या नहीं करना है, या किस प्रकार से उसका केयर प्रोवाइड करना है। तो डॉक्टर की अनुमति से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्रॉली जो हम सजाते हैं, जहाँ पे इसको रखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट को, हम उसको ट्रॉली कहते हैं, वहाँ से हटाकर वॉश बेसिन में डालना है। वॉश बेसिन मतलब एक बड़ा सा एक कटोरा होता है, या हम इसको टब बोल सकते हैं पानी का, उसके अंदर हमको इसको डाल के रखना है। सेकेंड है, वॉश बेसन में औजार डालते समय टूटने या ख़राब होने वाले औजार को ध्यान से रखना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो टूट सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं, उनको हमको प्रॉपर तरीके से वॉश बेसन में है हमको रखना है उसमें, और ध्यान रखना है ये टूटे ना। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को बहते हुए पानी में धोया जाता है। टब में रखने के बाद टब से हमको उसको निकाल के, जो भी बहता हुआ पानी इन द सेंस का मतलब है कि हमको जो एक नल चालू कर लेना है और नल के नीचे हमको उस इंस्ट्रूमेंट को धोना है। जैसे कि हम हाथ धोते हैं, तो वैसे ही हमको नल के नीचे उनको इंस्ट्रूमेंट को जो है हमको प्रॉपर तरीके से धोना है। नेक्स्ट है, क्लीनिंग ब्रश की सहायता से सभी इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। एक ब्रश होता है, जिस प्रकार से हम ब्रश करते हैं, जैसे कपड़े धोने का ब्रश होता है, हमारे दांत साफ़ करने का ब्रश होता है, वैसे ही टाइप का ब्रश होता है और सेम रहता है। हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश जो है हम कपड़े धोने वाले ब्रश से भी, और जो माउथ साफ़ करने वाले जो ब्रश है उससे भी हम छोटे इंस्ट्रूमेंट को साफ़ कर सकते हैं। तो क्लीनिंग ब्रश की सहायता से सभी इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से हमको साफ़ करना है कि उसमें कोई ब्लड व्लड ना लगा रहे। ठीक है। बहते हुए पानी से धोने के बाद हमको क्या करना है, जब बहते हुए पानी से धोने के बाद इन औजारों को यदि आवश्यक हो तो स्टेलाइजेशन सोल्यूशन या डिसइंफेक्शन सोल्यूशन में पूरी तरह डुबोकर रखा जाता है। अगर आवश्यकता हमको ऐसे लगती है कि हमको इनको और भी स्टेलाइजेशंस करने की प्रोसेस करने के पहले हमको किसी जो भी है, अगर सर्जरी ऐसी हुई है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या आपको ऐसा लगता है, तो हमको उन औजारे को जो स्टेलाइजेशन जो सोल्यूशंस है, केमिकल सोल्यूशन जो स्टेलाइजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शंस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उन स्टेलाइजेशन सोल्यूशन या डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशंस में पूरी तरीके से हमको डुबोकर उनको रखना है, कुछ समय के लिए हमको रखना है। इससे निकालने के बाद इन्हें साफ़ पानी से धोकर साफ़ कपड़े से पोंछ लिया जाता है। इससे बाद निकालने के बाद हमको क्या करना है, साफ़ पानी से हमको धोकर, जो रनिंग वाटर जो है उससे हमको प्रॉपर तरीके से साफ़ पानी से इनको धोकर कपड़े से पोंछ लिया जाता है एवं साफ़ जगह पर रख दिया जाता है। जहाँ पे भी जो प्रॉपर इनकी जगह है वहाँ पे इनको प्रॉपर तरीके से इनको रख देते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है,
औज़ारों की पैकिंग करना। हम औज़ारों की किस प्रकार से पैकिंग करते हैं। जब हमने ये सब चीज़ इनको रख लिया तो हम इस औज़ारों को क्या करेंगे, पैक करके भी हम इनको रखेंगे कि हम इनको वापसी रीयूज़ कर सकें। तो औज़ारों की पैकिंग करना, पैकिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमको क्या करना है, अच्छी तरह से साफ़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह सुखाने के बाद, अच्छी तरह से साफ़ किए इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से सुखाने के बाद ओटी टॉवल में पैक किया जाता है। किस में पैक किया जाता है, ओटी टॉवल। एक ओटी में टॉवल के समान की ही एक चादर टाइप की होती है, हम इसे ओटी टॉवल कहते हैं। तो ओटी टॉवल में इसे हमको लपेट कर रखा जाता है। नेक्स्ट है, ओटी टेबल में लपेटने के बाद इन्हें छोटी या उचित आकार की ट्रॉली में रख दिया जाता है। ओटी टॉवल में लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, इनको छोटी जो ट्रॉली है या छोटी जो ट्रे है, उसमें छोटी जो ट्रे रहती है उसमें प्रॉपर तरीके से इनमें रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस ट्रे को डबल लेयर के वेपर से इस तरह लपेटा जाता है कि खोलते समय इसकी आंतरिक सतह बिना स्पर्श किए रह सके। हम इस प्रकार से इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से लपेट कर रखते हैं कि इसकी जो आंतरिक सतह है वो क्या हो, खोलते समय आंतरिक सतह बिना सतह के स्पर्श हो सके। मतलब हम इसको ऐसा लपेट कर हमको रखना है कि इसकी जो अंदर की जो भी सतह है वो हमारे हाथ से ना छुआ सके और ये प्रॉपर तरीके से खुल जाए। ठीक है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अब इसे मजबूत डोरी से बांध दिया जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, एक मजबूत डोरी से हम इसको प्रॉपर तरीके से बांध देते हैं कि ये खुले ना। बांधने के बाद इस पर ओटी एवं विभाग का नाम मार्कर से लिखा जाता है। लिखने के बाद हमको क्या करना है कि इस ओटी के ऊपर विभाग का नाम जो भी है, यहाँ जिस भी विभाग के लिए ये है उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें या ओटी का नाम जो है प्रॉपर मार्कर से लिखना है कि ये मिट ना सके, परमानेंट मार्कर से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इस ट्रे पर यह भी लिखा जाता है कि यह कौन से औजार है और अंदर ये भी लिखा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम पता चल सके कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, सीजर है या थंब फोर्सेप्स है या कर्व फोर्सेप्स है, मस्कीटो आर्टरी है। तो इस टाइप की जो औजार है ये इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो ये प्रॉपर तरीके से बन सके, ये आपको लिखा जा सके, ये आपको क्या करना है इसके अंदर ऊपर लिख के रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इस पर ऑटोक्लेविंग पेपर लगाकर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग का एक पेपर लगाकर दिन एवं तारीख नोट कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑटोक्लेविंग का एक पेपर लगा देंगे और इसके ऊपर जो भी इसका दिन है, जिस दिन ये प्रॉपर स्टेलाइजेशन हुई है, उसमें दिन और तारीख प्रॉपर तरीके से हम इसमें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन औजारों को, नेक्स्ट क्या है, अब इन औजार के सेट्स को, जो भी ये सेट्स जो बना लिए हैं हमने स्टेलाइजेशंस के लिए, स्टेलाइजेशन डिपार्टमेंट पे भेज देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको स्टेलाइजेशंस डिपार्टमेंट में हम इसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, स्टेलाइज हो जाए। परंतु इससे पहले हमको स्टेलाइजेशन ब्लॉक में एंट्री करते हैं एवं तारीख लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके पहले हम क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन ब्लॉक में एंट्री करते हैं और तारीख लिखकर उस पर साइन कर देते हैं कि ये जो भी है ये स्टेलाइजेशंस के लिए आए हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि स्टेलाइजेशंस क्या है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेलाइजेशंस क्या है। स्टेलाइजेशंस आपने वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि माइक्रोबायोलॉजी में कि डिसइंफेक्शन के स्टेलाइजेशंस की टेक्निक्स हैं, तो वो आपने पहले भी पढ़ी हैं, तो आपको पढ़ना है ये। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि स्टेलाइजेशंस क्या है। अब औजारों का स्टेलाइजेशंस करना या स्टेलाइजेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कई बार आवश्यकता होने पर इंस्ट्रूमेंट का स्टेलाइजेशंस ओटी ब्लॉक में ही किसी कमरे में किया जाता है। कई बार क्या होता है, वैसे तो हम दूसरी जगह CSSD करके जो है वहाँ पे सेंट्रल जो जहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके स्टेलाइजेशन सब चीज़ होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट का, वहाँ भेजते हैं। लेकिन कई बार क्या हमको ओटी में भी करना पड़ता है कुछ इंस्ट्रूमेंट का,
तो कई बार आवश्यकता होने पर इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन सोटी ब्लॉक में ही किसी कमरे में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट का इनके आधार पर या अर्थात किसी वस्तु के बने एवं आकृति के आधार पर स्टरलाइजेशन अपने को करना है। तो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, किस टाइप के हैं, कौन से इनके गुण हैं, स्टील के हैं या कांच के हैं या रबड़ प्लास्टिक के हैं, हमने इसके पहले भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। हम इसको एक बार और रिव्यू करेंगे। तो ये सब चीज़ हमको क्या है प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशंस के लिए हमको यूज़ करने की है। तो हम किस प्रकार से स्टरलाइजेशंस करेंगे और इसकी क्या क्या विभिन्न विधियाँ हैं, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। तो स्टरलाइजेशंस का मतलब है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कीटाणु को इनको हटाना है इनकी सतह से, या कीटाणुओं को जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको किल करना है या इनको मारना है या उनको प्रॉपर तरीके से उनको साफ़ करना है कि कोई भी डिसीज़ कॉज ना कर सके। तो हम इनका स्टरलाइजेशंस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर क्या करेंगे, इसका स्टरलाइजेशंस की क्या क्या टेक्निक्स है इसके बारे में हम जानेंगे।